आज की हमारी क्लास एचडीपी फर्स्ट ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री और इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी की है, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के अंगों के बारे में और श्वसन की क्रियाविधि के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो श्वसन तंत्र किन किन अंगों से मिलकर बना हुआ होता है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। इसके अलावा श्वसन की क्रियाविधि के अंतर्गत अपन ने ब्रीथिंग और गैसीय आदान प्रदान के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे ऑक्सीजन का परिवहन कि श्वसन की क्रियाविधि के दौरान ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार होता है। तो 3% ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है, जबकि 97% ऑक्सीजन का परिवहन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। 100% ऑक्सीजन का परिवहन होता है, उसमें से 3% ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है, जबकि 97% ऑक्सीजन का परिवहन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन अवस्था में बदल जाता है। अब आपको पूछ ले कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो इस आधार पर 100 ml ब्लड यानी 100 ml रक्त है जो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन का परिवहन करता है, या 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है। तो 100 ml ब्लड कितने ml ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। 100 ml ब्लड है जो 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। कैसे कि 100 ml ब्लड में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, 15 ग्राम, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो 100 ml ब्लड कितने ml ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, 15 × 1.34 ml = 20 ml ऑक्सीजन। तो 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अब अपन बात करें कि कुछ गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रेट, ये हीमोग्लोबिन को ऑक्सीकृत कर स्थायी उत्पाद मेथ हीमोग्लोबिन बना देती है। हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलता है तो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। तो ये हो गया आपके ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन किस रूप में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, नाइट्रेट है, ये ऑक्सीकृत होके मेथ हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। कई बार पूछ लेता आपको कि जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, नाइट्रेट है, ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीकृत होकर कौन से रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ये मेथ हीमोग्लोबिन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब अपन बात करेंगे कि श्वसन की क्रियाविधि के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस प्रकार होता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का 7% परिवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है, 7%, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का 7% परिवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। 20 से 25% परिवहन कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन मिलकर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मा द्वारा कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है।
तो 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्लाज्मा द्वारा होता है, जबकि 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। इसके अलावा 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन द्वारा बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से निकलकर प्लाज्मा में आते हैं। यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन बनते हैं, यह आयन आरबीसी से निकलकर प्लाज्मा में आते हैं और ऐसी स्थिति में आयनिक साम्य को बनाए रखने के लिए क्लोराइड आयन आरबीसी में प्रवेश करते हैं और इस क्रिया को क्लोराइड शिफ्ट या हेम्ब्रेज फिनोमिना कहा जाता है। आपको पूछ ले कि क्लोराइड शिफ्ट या हेम्ब्रेज फिनोनिमा या फिनोमिना किसे कहा जाता है, तो इसमें आपको इतना ही लिखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन के दौरान आयनिक साम्य को बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा से बाहर आ जाते हैं और क्लोराइड आयन आरबीसी में प्रवेश करते हैं। तो क्लोराइड आयन आरबीसी में प्रवेश करते हैं और इस क्रिया को ही क्लोराइड शिफ्ट या हेम्ब्रेज फिनोमिना कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कोशिकाओं में CO2 की उपस्थिति कार्ब अमीनो यौगिक से कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन को प्रेरित करती है। जब एल्वोलाई या कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो कार्ब अमीनो यौगिक है उसे CO2 के निष्कासन को प्रेरित करता है और इसे हाल्डेन इफेक्ट कहा जाता है। यह आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन है जो एक प्रबल एसिड की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बाह्य शोषण और आंतरिक शोषण के बारे में। तो बाह्य शोषण में क्या होता है कि एक्सटर्नल रेस्पायरेशन को पल्मोनरी रेस्पायरेशन भी कहते हैं। सबसे पहले तो बाह्य शोषण का दूसरा नाम है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि शरीर के अंदर गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों में विद्यमान वायुकोशों एवं उनके चारों ओर स्थित रक्त कोशिकाओं के बीच होता है, जिसे बाह्य शोषण कहते हैं। यानी जब शरीर में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों के मध्य विद्यमान वायुकोश और ब्लड वेसल्स के मध्य होता है या ब्लड सेल्स के मध्य होता है तो उसे बाह्य शोषण कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आंतरिक शोषण के बारे में। तो आंतरिक शोषण को कोशिकीय शोषण भी कहते हैं। और कोशिकीय शोषण के दौरान क्या होता है कि शरीर में गैसों का आदान प्रदान रक्त कोशिकाओं और शरीर के ऊतकों के बीच होता है। जब गैसों का आदान प्रदान ब्लड सेल और टिश्यू सेल्स के बीच होता है तो उसे आंतरिक शोषण कहते हैं। यानी सबसे पहले बाह्य शोषण का मतलब होता है कि जैसे ही अपन वायु को अंदर प्रवेश करते हैं तो फेफड़े और ब्लड इनके मध्य जो गैसों का आदान प्रदान होता है उस क्रिया को बाह्य शोषण कहते हैं। और आंतरिक शोषण का मतलब होता है कि ब्लड सेल्स और एनिमल की सेल्स या प्राणी शरीर की कोशिकाओं के बीच जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसे आंतरिक शोषण कहा जाता है। अब अपन श्वसन तंत्र से संबंधित कुछ सामान्य परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे पहली है आपकी
डेड स्पेस वॉल्यूम। जिसे हिंदी में कहा जाता है मर्त स्थान आयतन। यानी सामान्य श्वसन क्रिया के दौरान वायु की वह मात्रा जो श्वसन मार्ग में रह जाती है और वह गैस विनिमय में भाग नहीं लेती, तो उस स्थिति को डेड स्पेस वॉल्यूम कहते हैं। यानी नॉर्मल अपन श्वास अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, तो उस दौरान कुछ वायु की मात्रा है जो फेफड़ों में रह जाती है या श्वसन मार्ग में रह जाती है, और वो वायु गैस विनिमय में भाग नहीं लेती है। इस स्थिति को ही डेड स्पेस वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट आपके एल्वोलर डेड स्पेस। इसका मतलब होता है श्वसन क्रिया के दौरान वायु की वह मात्रा जो एल्वोलाई में रह जाती है और गैस विनिमय में भाग नहीं लेती है, उसे एल्वोलर डेड स्पेस वॉल्यूम कहते हैं। एल्वोलर डेड स्पेस वॉल्यूम और डेड स्पेस वॉल्यूम दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है। डेड स्पेस वॉल्यूम में क्या होता है कि संपूर्ण शरीर में या संपूर्ण श्वसन तंत्र में वायु की वह शेष मात्रा जो गैस विनिमय में भाग नहीं लेती है। और एल्वोलर डेड स्पेस वॉल्यूम का मतलब होता है कि श्वसन क्रिया के दौरान वायु की वह मात्रा जो एल्वोलाई में रह जाती है और गैस विनिमय में भाग नहीं लेती है, उसे एल्वोलर डेड स्पेस वॉल्यूम कहते हैं। इसके अलावा अब अपन देखते हैं आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन के बारे में कि कृत्रिम श्वसन क्या है। सबसे पहले तो कृत्रिम श्वसन की अपने को आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके बारे में अपन देखते हैं। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता होती है। सबसे पहली कंडीशन है पशु की निश्चेतन अवस्था में श्वास रुक जाने पर। अगर अपन ने पशु को एनेस्थीसिया दिया है उपचार करने के लिए या पशु को कंट्रोल करने के लिए या पशु के किसी अंग की सर्जरी करने के लिए, तो उस दौरान क्या होता है, जब एनेस्थीसिया की ज़्यादा डोज लग जाती है तो पशु की श्वसन क्रिया रुक जाती है। तो उस दौरान पशु को कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता होती है, क्योंकि पशु का सीएनएस है जो इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो सामान्य रूप से नॉर्मल श्वसन क्रिया नहीं कर पाता है। दूसरी परिस्थिति है पशु के पानी में डूब जाने पर। मान लो पशु नदी तालाब जो भी है उसमें पानी भरा हुआ है और पशु पानी पीने जाते हैं तो कई बार उसके अंदर तैरने लग जाते हैं, और छोटे जो बछड़े वगैरह होते हैं वो मिट्टी में अंदर पैर धंसने की वजह से डूब जाते हैं या किसी अन्य कारण से डूब जाते हैं। तो उस दौरान उनके फेफड़ों में पानी का प्रवेश हो जाता है, जिसके कारण पशु नॉर्मल श्वसन क्रिया नहीं कर पाता है। उस स्थिति में भी पशु को कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। इसके अलावा पशु में जहरवाद हो जाने पर, जैसे कोई नारकोटिक्स है या टॉक्सिक पदार्थ है वो पशु ने खा लिया, चाट लिया, पी लिया, उसके कारण भी क्या होगा, सीएनएस डिप्रेस हो जाएगा, और सीएनएस डिप्रेस होने के कारण मस्तिष्क के पास श्वसन के लिए संकेत नहीं पहुंचेंगे, जिसके कारण पशु में श्वसन क्रिया नहीं हो पाएगी। ऐसी स्थिति में भी कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। और अंतिम परिस्थिति आपकी कि पशु का धुआं, गैस या फ्यूमस आदि के कारण जब दम घुट जाता है, श्वास लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो जाती है और वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम और अन्य गैसों की मात्रा अधिक हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी पशु को कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। कृत्रिम श्वसन कई प्रकार से अपन दे सकते हैं। वेंटिलेटर के माध्यम से दे सकते हैं, डायरेक्ट पशु के मुंह से मुंह लगाकर दे सकते हैं, पशु के मुंह में कोई नली या पाइप वगैरह डाल के उसके माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा पशु को औषधि सूंघाकर कृत्रिम श्वसन दिया जा सकता है।
अब अपन बात करेंगे कृत्रिम श्वसन की विधियों के बारे में। बड़े जानवरों में कृत्रिम श्वसन की कौन कौन सी विधि है? सबसे पहला है हाथों की सहायता से। पशु है, उसके शरीर को, पसलियों को हाथों के माध्यम से दबाएंगे ताकि उसके फेफड़े हैं जो कार्य करना शुरू कर दें। दूसरा तरीका है पशु की गर्दन लंबी और सीधी कर देनी चाहिए। गर्दन पर अगर कोई रस्सी या बेल वगैरह हो, बंद हो किसी प्रकार का, तो उसको हटा देना चाहिए और पशु की गर्दन को लंबी कर देना चाहिए। इसके अलावा दूसरा उपचार है औषधीय उपचार, जिसके माध्यम से पशु को कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि सांद्र अमोनिया का साल्ट है जो रुई में भिगोकर पशु को सूंघाने पर कृत्रिम श्वसन के रूप में पशु को वहाँ से गैसों का आदान प्रदान होना संभव हो जाता है। सांद्र अमोनियम साल्ट को रुई में भिगोकर पशु के नाखून द्वारा सूंघाना। इसके अलावा छोटे पशु है जैसे कुत्ता बिल्ली या गाय भैंस के छोटे बछड़े हैं, तो उनमें कृत्रिम श्वसन किस प्रकार से किया जा सकता है? सबसे पहले आपको क्या करना है कि पशु के मुंह की लार को पोंछना है। मिट्टी लग रही है उसको वहाँ से हटाना है, लार लग रही है उसको हटाना है, अन्य किसी प्रकार का डिस्चार्ज या कोई झाग वगैरह हो तो उनको भी हटाना है। सबसे पहले पशु के मुंह को साफ करना है। मुंह को साफ करने के बाद पशु की जीभ को बाहर निकालें। इसके पश्चात यदि पशु पानी में डूब गया तो उसे बाहर निकालकर पीछे के पैरों को पकड़कर पशु को उल्टा लटका देना चाहिए ताकि उसके फेफड़ों का पानी है वो शरीर से बाहर आ सके और उसके फेफड़े पुनः कार्य करने लग जाए। इसके अलावा बार बार पशु के हृदय पर मालिश करना चाहिए, पशु की पसलियों को दबाना चाहिए और उसके सिर को थपथपाना चाहिए ताकि जो भी फ्लूइड या पानी वगैरह फेफड़ों में या श्वास नली में प्रवेश किया है वो बाहर निकल सके। अगर ये सब प्रयास फेल हो जाते हैं उसके पश्चात क्या करना है कि पशु को आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पर रखना है या यांत्रिक वेंटिलेटर पर पशु को रखना है ताकि उसकी श्वसन की क्रियाविधि सुचारू रूप से शुरू हो सके। इसके अलावा कई श्वसन तंत्र से संबंधित शब्दावली है, उसके बारे में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन आपसे डेफिनेशन के रूप में पूछा जाएगा। इसमें सबसे पहले है टाइडल वॉल्यूम, जिसे अपन ज्वारीय आयतन भी कहते हैं। ज्वारीय आयतन का मतलब होता है कि एक स्वच्छ पशु द्वारा श्वसन क्रिया में जितनी हवा फेफड़ों के अंदर ली और बाहर निकाली जाती है उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि नॉर्मल श्वसन क्रिया के दौरान पशु जितनी वायु अंदर ग्रहण करता है या बाहर निकालता है उसे ही क्या कहा जाता है? टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी शेष आयतन, रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी वायु की वह मात्रा जो बलपूर्वक बहिर्श्वसन करने के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाती है उसे शेष आयतन कहा जाता है। कोई भी पशु हो चाहे मनुष्य हो, उसने बलपूर्वक बहिर्श्वसन कर दिया और बहिर्श्वसन करने के बाद भी अगर फेफड़ों में कुछ मात्रा में वायु रह जाती है तो उस स्थिति को रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट है एपनिया। एपनिया का मतलब होता है कि श्वसन का पूर्ण रूप से रुक जाना या बंद हो जाना। जब पशु का
श्वास कंप्लीट रूप से बंद हो जाता है या रुक जाता है तो इस स्थिति को एपनिया कहा जाता है। नेक्स्ट है यूपनिया। यूपनिया का मतलब होता है सामान्य श्वसन दर। एक होता है डिस्टोकिया, एक होता है यूटोकिया। उसी प्रकार यूपनिया और डिस्पनिया भी होता है। यूटोकिया का मतलब होता है नॉर्मल प्रसव क्रिया और डिस्टोकिया का मतलब होता है कष्टदायक प्रसव क्रिया। इसी प्रकार यूपनिया का मतलब है सामान्य श्वसन दर और डिस्पनिया का मतलब है कठिनाई या दर्दयुक्त श्वसन क्रिया। नेक्स्ट है हाइपोपनिया, यानी श्वसन दर सामान्य से कम हो जाती है। वह स्थिति जिसमें श्वसन दर कम हो जाती है उस स्थिति को हाइपोपनिया कहा जाता है। नेक्स्ट है हाइपरपनिया। हाइपरपनिया का मतलब होता है श्वसन दर का सामान्य से अधिक होना। हाइपो का मतलब है कम और हाइपर का मतलब है ज़्यादा। पेनिया शब्द का मतलब है यहाँ पे, या पनिया शब्द का मतलब है श्वसन से संबंधित है। हाइपो यानी श्वसन दर का सामान्य से कम होना और हाइपरपनिया का मतलब है श्वसन दर का सामान्य से अधिक होना। इसके अलावा एक होता है आपके पोलिपनिया और एक होता है ट्रैकीपनिया। पोलिपनिया का मतलब होता है तेज, गहरी और हाँफने जैसी श्वसन क्रिया या श्वसन दर, उसको पोलिपनिया कहते हैं। ट्रैकीपनिया यानी बहुत तेज़ गति से श्वास आता है लेकिन पशु उसमें हाँफता नहीं है। एक होता है ब्रैडीपनिया, असामान्य धीमी श्वसन क्रिया जिसमें धीरे धीरे श्वास आता है लेकिन श्वास पूर्ण रूप से रुकता नहीं है। एक होता है हाइपोक्सिया और एक होता है एस्फिक्सिया। हाइपोक्सिया में क्या होता है कि रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, यानी शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहते हैं। और एस्फिक्सिया का मतलब होता है कि इसमें श्वास अवरुद्ध भी कहते हैं। और एस्फिक्सिया में क्या होता है कि हाइपोक्सिया व हाइपरकैप्निया दोनों स्थिति हो जाती है। हाइपोक्सिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हाइपरकैप्निया का मतलब होता है CO2 की मात्रा अधिक हो जाती है। यानी एस्फिक्सिया की कंडीशन क्यों उत्पन्न होती है? असामान्य ऑक्सीजन ग्रहण करने के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको एस्फिक्सिया कहा जाता है। एक होता है आपके हाइपरकैप्निया। उसमें क्या होता है, हाइपरकैप्निया में ब्लड में CO2 की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है और उस स्थिति को हाइपरकैप्निया कहा जाता है। इसके अलावा स्नीजिंग का मतलब होता है छींकना, यानी अपने को छींक क्यों आती है। जब निःश्वसन की पेशियों में ऐंठन युक्त संकुचन द्वारा नाक तथा मुंह से बलपूर्वक वायु को बाहर निकालना छींक कहलाता है। जो श्वसन तंत्र की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन, यानी उसमें बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस या धूल मिट्टी का जो कण है वो श्वसन तंत्र की म्यूकस मेम्ब्रेन के संपर्क में आते ही वहाँ पे एलर्जी होगी और उस एलर्जी के कारण छींक आती है। इसके अलावा अपन हिचकी की बात करते हैं कि हिचकी क्या है। हिचकी का मतलब होता है कि कंठ द्वार की ऐंठन होने तथा डायफ्राम का अचानक संकुचन से थोड़ी देर के लिए तीव्र श्वसन ध्वनि का निकलना हिचकी कहलाता है।
यानी जो कंठ द्वार होता है उसमें ऐंठन होती है, और ऐंठन होने के कारण अचानक डायफ्राम में संकुचन होता है, और डायफ्राम में अचानक संकुचन के कारण क्या होता है, हिचकी आती है, यानी वो तेज़ साउंड है वो बाहर निकलती है, और उस स्थिति को ही हिचकी कहा जाता है। इसके अलावा ये ट्रेकिया बताया था मैंने, इसमें आपको अगर पूछ ले कि गोवंश में ट्रेकिया या सी रंग की संख्या कितनी होती है, तो गोवंश में ट्रेकिया या सी रंग की संख्या है वो 50 से 60 होती है, लेकिन ट्रेकिया में कुल सी रिंग 115 तक पाई जा सकती है, बल्कि गोवंश के ट्रेकिया में सी रंग की संख्या 50 से 60 होती है। इसके अलावा कुत्ते के ट्रेकिया में सी रिंग की संख्या 40 से 45 होती है, जबकि घोड़े के ट्रेकिया में सी रिंग की संख्या 30 से 32 होती है। ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपने नोस्ट्रिल है, वो कुत्ते में नोस्ट्रिल किस प्रकार का होता है, तो कुत्ते में नोस्ट्रिल का आकार कोमा जैसा होता है, कुत्ते में नोस्ट्रिल कोमा के आकार का पाया जाता है। नेक्स्ट है कि पक्षियों में साउंड बॉक्स किसे कहा जाता है, शेरिंग्स को, जबकि पशुओं में साउंड बॉक्स किसे कहा जाता है, लैरिंग्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाउल में वायु कोशों की संख्या कितनी होती है, तो फाउल में वायु कोश की संख्या 9 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउल के लैरिंग्स में उपास्थियों की संख्या होती है, तो फाउल के लैरिंग्स में 4 उपास्थियाँ पाई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फेफड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फेफड़ों के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ लंग्स। फेफड़ों के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके इस चैप्टर में से बनते हैं। अब अपन देखते हैं कि पशु के दाएं और बाएं फेफड़े में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दाएं फेफड़े के बारे में बता रहा हूं कि पशु का दाएं फेफड़ा आकार में बड़ा होता है। दूसरा है, दाएं फेफड़े में 4 लॉब्स पाए जाते हैं। दाएं फेफड़े का आधार अधिक अवतल होता है। नेक्स्ट है, दाएं फेफड़े में एपिकल ब्रोंकस का हाइलस उपस्थित होता है और एपिकल लॉब बड़ा होता है। ये 5 चीज़ें हैं जो आपके दाएं फेफड़े के बारे में है। अब अपन बात करते हैं बाएं फेफड़े के बारे में। तो बाएं फेफड़े का आकार छोटा होता है, जिसमें 3 लॉब्स पाए जाते हैं, और बाएं फेफड़े का आधार कम अवतल होता है। इसके साथ ही बाएं फेफड़े में एपिकल ब्रोंकस का हाइलस अनुपस्थित होता है, और उसका एपिकल लॉब है वो भी छोटा होता है। तो ये आपके दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े में अंतर हो गए। अगर आपको पूछ लिया जाए कि सूअर के दाएं फेफड़े में कितने लोब पाए जाते हैं, तो सूअर के दाएं फेफड़े में 4 लोब पाए जाते हैं, और बाएं फेफड़े में 2 लोब पाए जाते हैं। दाएं फेफड़े की एपिकल लोब के लिए एपिकल ब्रोंकस उपस्थित होता है सूअर में, लेकिन बाएं फेफड़े में एपिकल ब्रोंकस के लिए या एपिकल लोब के लिए एपिकल ब्रोंकस अनुपस्थित होता है। तो ये आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था ये आपके यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि मुर्गे में वायु कोशों की संख्या 9 होती है, और वो 9 किस प्रकार होती है वो भी आप एक बार नोट कर सकते हो।
कि मुर्गे के वायुकोशों की संख्या 9 होती है, जो निम्न प्रकार है। क्लेविकुलर लोब 2 होते हैं, क्लेविकुलर लोब 1 होता है, सर्वाइकल लोब 2 होते हैं, क्रेनियल या एंटेरोथोरेसिक लोब 2 होते हैं, कोडल या पोस्टेरोथोरेसिक लोब इनकी संख्या भी 2 होती है, और एब्डोमिनल लोब की संख्या भी 2 होती है। तो इस प्रकार मुर्गे में कुल 9 वायुकोश पाए जाते हैं। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का चैप्टर है जो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।